आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आया है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया था। और आपको पता ही है, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा ताकि आप हमारी बात को समझ पाओ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समझना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर इसका बेस्ट अप्रोच भी हम तुमको बताएंगे। यहाँ पर देखो, 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए, यानी कि ये वॉल बनाने हैं, इसे बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ये हमें निकालना है, जिसमें से प्रत्येक ईंट का माप जो है वो ये दिया हुआ है। जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% है, यानी कि जो दीवार है उसके कुल आयतन का 40% क्या है? रेत और सीमेंट है। अब समझना, जो दीवार हमें बनाना है उसका वॉल्यूम क्या है? 81 मल्टीप्लाई में 29 और मल्टीप्लाई में 0.8। ये जो आया भाई, ये वॉल्यूम है उस दीवार का जो हमें बनाने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो ईंट की जरूरत पड़ रही है, उस ईंट का जो मेजरमेंट है वो ये है, 72 सेंटीमीटर है, गुना में 50 सेंटीमीटर, गुना में 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये समझ लो। देखो, ये सब जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में, और ये सब सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले इसको मीटर में चेंज करो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा भाई, 0.72 मीटर मल्टीप्लाई में 0.50 मल्टीप्लाई में 0.25, है ना। देखो, ये इस वॉल्यूम का हमें वॉल बनाना है, दीवार बनाना है, और इस ईंट से बनाना है। और एक ईंट का वॉल्यूम ये है, और हमें पूछा जा रहा नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों की संख्या क्या होगी। अब समझना मेरे बात को ध्यान से, ये 40% इसका क्या यूज है। अब देखो, दीवार जो तुम बनाओगे, मान लो ये ईंट है ना, और एक और ईंट है, इस बीच में जो है ना, रेत और जो सीमेंट लगता है ना, वो कह रहा है कि ये 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ईंट से हम वॉल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, इस जो मेजरमेंट के दिया हुआ है, इस ईंट से जो हम दीवार बना रहे हैं, है ना, अगर हम ईंट ईंट की बात करें, ईंट ईंट की बात करें, तो ये जो है भाई, ये जो है वो 60% होगा। 60% का मतलब हो गया 3/5 हो गया ये। 60% का मतलब हो गया 3/5, यानी कि ईंट से जो दीवार बना, अगर मैं सीमेंट और रेत को हटा दूं, है ना, तो जो दीवार है उसका वॉल्यूम है वो इतना है ना, और एक ईंट का वॉल्यूम इतना है। अब डिवाइड कर दो, अगर इसे डिवाइड करोगे तो यही तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया, नंबर ईंटों की संख्या हो गया। अब इसे तुम कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करो तो यहाँ पर देखो, हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, और इसे कैंसिल कर लो। अब देखो, ये 9 कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये सब देखो इंटीजर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है भाई कि जो आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन होगा वो कितना से डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? अब यहाँ पर तुम चेक करोगे, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, जो कट जाएगा ये भी 9 से नहीं कट रहा है, जो कट जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 2 23, 1 24, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, 8 2 10 5 15, 2 17 1 18, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्लास कर रहा है क्या। 7 2 9, 7 2 9 और 1, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है।
तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना भाई? देखो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जनरली एग्जाम में आता रहता है और समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, है ना? देखो, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के डिफरेंस पे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा एक व्यक्ति 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है, तो व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पर्सन है उसका स्पीड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लो। इस क्वेश्चन को अगर तुम समझ जाओगे ना, तो सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे, है ना? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमको मेरी बात समझ में आ जाए और अच्छा भी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। इतना तो तुम कर ही दोगे। अब समझना मेरी बात को, ये मान लो यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति है ना? और यहाँ से कैब, यहाँ कैब है, ठीक है? और ये क्या है, 12 मिनट के गैप पे चल रहा है ना? पहला, दूसरा, दूसरा कैब 12 मिनट के गैप पे। अब समझो यहाँ पर, ये मान लो कैब जो है 12 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाता है ना? ये डिस्टेंस है। 12 मिनट में कैब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करता है। ध्यान रखना, 12 मिनट में कैब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो यहाँ पर कैब 10 मिनट चल रहा है, मान लो 10 मिनट में यहाँ तक कैब चला, और 10 मिनट ये भी चल रहा है ना? दोनों मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि ये 10 मिनट में इतना चला, ये यहाँ आ गया, और कैब 10 मिनट में इतना चला। इसका मतलब ये है कि कैब 2 मिनट में इतना चल लेता, 2 मिनट में इतना चल लेता, और जो मैन ये व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो 10 मिनट में इतना चला। समझ रहा मेरी बात को? फिर से, कैब 10 मिनट में यहाँ चला और व्यक्ति 10 मिनट में यहाँ चला, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ कैब को जाने में 2 मिनट लगेगा, है ना? और इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये जो व्यक्ति है, उसको कितना लगा? 10 मिनट लगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस कैब 2 मिनट में ट्रेवल करता है, वही डिस्टेंस जो है ना, ये व्यक्ति 10 मिनट में कवर करता है। अब समझो मेरी बात को। कैब जो डिस्टेंस कैब 2 मिनट में ट्रेवल करता है, वही डिस्टेंस जो है व्यक्ति जो है वो 10 मिनट में ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस जो है, ये ले लो, डिस्टेंस बराबर में डिस्टेंस देख लो। अगर मैं कैब की बात करूं, तो कैब का स्पीड क्या है? 57 किलोमीटर पर आवर्स, और ये देखो डिस्टेंस मल्टीप्लाई में जो टाइम होगा, सॉरी, ये स्पीड मल्टीप्लाई में जो टाइम होगा वो डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर देखो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम आवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो 57 मल्टीप्लाई में 2/60, उतना ही 10 मिनट में, यानी कि जो व्यक्ति है उसका स्पीड x मान लो, उतना ही 10 मिनट में कवर कर रहा है, 10/60 हो गया। अब इसे कैंसिल करो, है ना? 7 दूनी 14, 15 10 एक 11, ये हो जाएगा 10x की वैल्यू। तो x देखो क्या होगा, x हो जाएगा 11.4, यानी कि जो व्यक्ति की स्पीड होगी वो क्या होगी? 11.4, है ना? जो व्यक्ति का जो स्पीड होगा, व्यक्ति की जो गति होगी, वो क्या होगा? 11.4। ये मैंने जो पहले बताया वो समझाने के लिए बताया है। तुम इस क्वेश्चन को बस इतना से ही तुम सॉल्व कर सकते थे, है ना? पहले मैंने तुमको समझाया, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो परसेंटेज का, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर के ये क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। समझना इस क्वेश्चन को। देखो, एक व्यापारी है जिसके वस्तु का जो लिस्ट प्राइस है, उस पे 10% का डिस्काउंट देता है। जो लिस्ट प्राइस है, उस पे 10% का डिस्काउंट, और 15 वस्तुएँ खरीदने पर 4 वस्तुएँ मुफ्त भी देता है। ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही हुआ। पूरे लेन-देन पर 35% का उसे प्रॉफिट भी होता है। मान लीजिए एक ग्राहक 50 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये जो लिस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? यानी कि जो लिस्ट प्राइस है, वो सीपी से कितने परसेंट अधिक है? समझना मेरी बात को। जो लिस्ट प्राइस है,
अगर 10% डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? लिस्ट प्राइस का 9/10। और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। 15 वस्तुएं खरीदा जाता है, समझना मेरे भाई, 15 वस्तु खरीदोगे तो 4 वस्तु मुफ्त देगा। यानी कि ये 19 वस्तु में से 4 वस्तु फ्री हुआ, यानी कि 19 आर्टिकल में से 4 आर्टिकल फ्री हुआ। तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 15/19। ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर तुम सीपी से निकालोगे और यही सेलिंग प्राइस सीपी से निकालोगे तुम, तो ये हो जाएगा 35% का प्रॉफिट होता है। और तुमको पता है 35% क्या होता है? 7 में, इसको अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो 7/20 होता है। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 27/20 हो जाएगा। अब इसे काट के देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 3 जा और 3 5 जा। अब यहाँ पर देखो, ये जो भाई एलपी गुना में हो गया 10 बराबर में सीपी गुना में हो गया 19। इसका मतलब ये है, जो एलपी है वो 19 है और सीपी 10 है ना? तो सीपी से कितना परसेंट ज़्यादा है ये बताना है हमें। जो लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो, जो लिस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? सीपी कितना है? 10। ये हो जाएगा कैंसिल हो करके, हो जाएगा 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 90%, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? तो मेरी बात को समझ भी रहे होगे, अच्छा भी लग रहा होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर तुम बार-बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, अगर तुमने प्रैक्टिस किया होगा तो बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते थे। मेन होता है भाई प्रैक्टिस। एक बार पढ़ने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर तुम रिवर्स स्टडी करते हो, मेरा मतलब रिवर्स स्टडी का ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, उसको बार-बार कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक करते हो, तो चीज़ों को तुम समझ भी पाओगे, क्वेश्चन को जल्दी तुम सॉल्व भी कर पाओगे। सबसे मेन दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, कि वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करता। जितना जल्दी तुम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे, उतने ही जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है। जो आर्टिकल है एक्स और वाई, उसके जो सीपी जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:7, यानी कि 3:7 दिया हुआ है सीपी का रेशियो, ठीक है? ये है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। एक व्यक्ति एक्स को बेचकर 14% का प्रॉफिट लेता है और वाई को बेचकर 11% का लॉस होता है। तो पूछा जा रहा है, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? और वो परसेंटेज में क्या है ये पूछा जा रहा है ना? इस तरह के क्वेश्चन को तुम एज्यूम भी कर लो, 300 और 700 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से 14% का प्रॉफिट हुआ, तो 14% का प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा ना भाई, वो होगा 42। यहाँ से 11% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से जो लॉस होगा भाई 11% इसका जो होगा वो 77 होगा, और ये क्या है? लॉस है। यानी कि 42 का प्रॉफिट हुआ और 77 का लॉस हुआ। तो लॉस कितना का होगा देख लो, 7 में से 2 गया 5, इतना का लॉस हुआ, दिख रहा है? हाँ, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि इतना का लॉस हुआ। कितना में से? ये जो लॉस हुआ है, कितना में से लॉस हुआ है? 700 और 300, 1000 में से। अब यहाँ पर देखो, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि 3.5% का लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 3.5% का लॉस यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, और एवरेज से इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है जनरली सभी एग्जाम में, ठीक है? अभी आईबी का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। किसी भी एग्जाम को तुम लोगे, ये जो क्वेश्चन है या तो ऐड करने वाला, या तो मल्टीप्लाई करने वाला, या तो डिवाइड करने वाला, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर देखो, 3 संख्या है, 3 नंबर से है, उसका जो मीन है वो 15 है ना? इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? मान कर चलो कुछ संख्या का मीन दिया होगा, है ना?
ईच नंबर में तुम कुछ भी ऐड करोगे, उसका मीन भी उतना से ऐड हो जाएगा। ईच नंबर में तुम मल्टीप्लाई भी करोगे ना x से, तो उसका मीन भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ईच नंबर को तुम डिवाइड करोगे x से, तो उसका मीन भी x से डिवाइड हो जाएगा। ईच नंबर में लेस करोगे x से, तो उसका मीन भी x से लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईच नंबर को तुम 2 से ऐड कर रहे हो, तो नया जो मीन है वो क्या होगा, वो 15 और प्लस का 2, 15 प्लस का 2, सेकंडों में इसको तुम कर लोगे, 17 हो जाएगा इसका आंसर। 15 प्लस का 2 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट जनरली मैं क्लास में बताता हूँ, और फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट से इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो, एक बिक्री के दौरान 50% जो गुड्स है उसको 45% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यानी कि जो आधा गुड्स है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाता है, जो आधा गुड्स है भाई उसको 45% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ठीक, कह रहा है कि शेष का, रिमेनिंग का 30%, शेष का मतलब समझो, शेष तुम्हारा 50% बच गया, और इसका 30% निकालोगे तो वो 15% होता है। इसका मतलब 15% को तुम फ्रैक्शन में निकालोगे भाई, तो कितना होगा, 3/20, 3/20 हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, 3/20 हो जाएगा। देखो, रेशियो में लिखने से या तुम फ्रैक्शन में लिखोगे तो परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, 3 और 4 ले लो, 100 और 125 ले लो, इसका रेशियो ले लो। ये सीपी है और ये एसपीआई। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% का हो रहा है। अब इसको तुम क्या करो, कैंसिल करो, ये 5 से कैंसिल करोगे तो 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी तुम निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखो 5 गुना में हो जाएगा 100 और अपॉन में 20। यहाँ भी प्रॉफिट जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, 25% का। और कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा, यहाँ भी जो तुम देखोगे यहाँ भी 25% का प्रॉफिट होगा। तो फ्रैक्शन में या रेशियो में लिखने से परसेंटेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 45% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, यहाँ पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है एक बार देख लो, यहाँ पर 27% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखो, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग गुड्स जो है उसको 43% का लॉस हो रहा है। रिमेनिंग कितना बच गया बताओ, 50% तो पहले हो गया था भाई ये वाला पार्ट, 15% ये वाला पार्ट हो गया, तो कितना, 50 10 60 65, यानी कि 35% अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। और देखो 35% का मतलब ये है भाई 7/20, फ्रैक्शन निकालोगे तो 7/20, इतना तो पता ही होगा। और लॉस हो रहा है तो माइनस करो, 7/20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना से करोगे देख लो भाई, 43 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, अब यहाँ पर कैलकुलेट करो, ये जो होगा, ये जो हो जाएगा 22.5 हो गया, प्लस का ये देख लो 81 हो गया, 27 81 बट्टे 20 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 4.05 हो गया, ठीक है। माइनस का देख लो यहाँ पर कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो, 7 या 21 और 7 चौका 28 2 30, इसको 20 से अगर डिवाइड कर लेते हो तो ये हो जाएगा भाई 2 15 30 150, है ना, 0.5, और अगर 10 से इधर करोगे यानी कि 15.05, है ना। यहाँ पर हो जाएगा भाई 15.05। अब देख लो ये कितना होता है, 22 और 4, यानी कि 26 पॉइंट ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा भाई 15 पॉइंट में 05। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, बड़ी आसानी से तुम कैलकुलेट कर लोगे, ये हो जाएगा 11.5, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 11.5, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का था। कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझ जाओगे तो बड़े आसानी से तुम इसको कर सकते थे। ठीक है? भाई कमेंट में बताना भी है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है? कुछ सजेशन भी होगा तो भी दे सकते हो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। एक दुकान है, एक दुकानदार है और उन्होंने पंखे की कीमत जो है, उसका जो सीपी है, सीपी से 50% ज़्यादा रखा। यानी सीपी अगर 100 है, तो कितना रखा? 150 रखा। और इस पे डिस्काउंट दिया 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा? एसपी 135 हो जाएगा। और कह रहा है कि उससे 56 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ। इसका मतलब ये देखो, 100 से 135 हुआ, यानी कि 35 का यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ। ये कह रहा है 35 नहीं है, वो कितना है? 56 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 अपॉन में 35, 7 पचे 35, 7 अट्ठे 56, यानी कि 8/5 होगा। निकालना क्या है? पंखे का सूची मूल्य, यानी कि लिस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो, लिस्ट प्राइस जो है वो 150 है, यानी कि 1 की वैल्यू तो ये आ गया। 150 की वैल्यू तुम निकालोगे, 8/5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। 5 तिया 15, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, रमेश ने दो अलग अलग प्लान में 2 वर्ष के लिए 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। दो प्लान है, दोनों में 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया। जो फर्स्ट प्लान है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है ना? और वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि ईयरली है ये। दूसरा जो प्लान है उस पे 6% का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है? दोनों प्लान से जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उसमें डिफरेंस कितना है? और ये 2 इयर्स का है। तो तुम देखोगे भाई, 2 इयर्स में 8% अगर इंटरेस्ट रेट है, तो इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा 2 साल के लिए? तो तुमको पता होना चाहिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता होगा भाई। और यहाँ पर 8 है, तो 8 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 मल्टीप्लाई 8 64/100। तो ये हो जाएगा भाई 16.64% हो गया। अब देखो 6% की अगर बात करोगे, तो ये हो जाएगा भाई 6 प्लस 6 प्लस का 6 मल्टीप्लाई में 6/100। ये इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 36%। अब यहाँ पर देखो, इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस हो जाएगा, 14 में से 6 गया, ये हो गया 8, और 5 में से 3 गई, हो गया 2, और ये हो जाएगा भाई 4। यानी 4.28% तुमको निकालना है। किसका? इसका निकालना है 25,000 का 4.28%। देखो, 25,000 का 4% अगर तुम निकालोगे, तो 4% हो जाएगा 1,000। 1,000 तो हो गया। अब तुम क्या निकालोगे? 0.28%, यानी कि 25,000 का भाई 0.28% निकाल लो। और तुमको पता है ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, इसको हटाओगे नीचे डबल जीरो आएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 5 जा, और 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 2 14 जा, तो 14 5 जा 70, यानी कि 70 यहाँ से हो गया 1,000, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा भाई 1,070, 1070 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? 1070 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग तो क्वेश्चन है ये तो तुमको भी पता होगा भाई। ये जो क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर तुम चीज़ों को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चीज़ें धीरे-धीरे क्या होता है ना, आसान होती रहती है। ठीक है? अगर तुम किसी क्वेश्चन्स को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो बार-बार अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीज़ें आसान होती रहती है और तुम जल्दी सोच पाते हो। देखो, एक टॉपर जो है और एक एवरेज स्टूडेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
डिफरेंस ये होता है, जो टॉपर होता है वो जल्दी सोच पाता है किसी चीज़ों को, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो लेट से सोच पाता है। रीज़न इसका इतना ही है, क्योंकि जो टॉपर्स होता है प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। जब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ों को जल्दी तुम कर पाओगे, चीज़ें आसान होती जाएगी, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को तुम भी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैथ थोड़ा-सा टिपिकल सा सब्जेक्ट हो रहा है और स्कोरिंग कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे प्रैक्टिस में कमी है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, है ना? बहुत अच्छा तकनीक है प्रैक्टिस के लिए, मैं बताऊँगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत ₹130 है। यहाँ पर देखो, 4 पेन और 5 नोटबुक की जो कीमत है वो कितना है? ₹130 है। ठीक है? इस क्वेश्चन को तुम जल्दी कर पाओगे, मेरी बात समझना, जल्दी कर पाओगे, ध्यान भी देना, ठीक है? समझना। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत ₹130 है। आगे देखो, पेन की कीमत 25% इंक्रीज़ हो जाएगा। 25% इंक्रीज़ होने का मतलब, पहले अगर 1 था तो अब 1.25 हो गया। यानी कि 200 गुना करोगे तो ये 2.5p हो गया। प्लस का नोटबुक का देखो, 4 नोटबुक है, 20% कम हो गया, यानी कि पहले अगर 1 था तो अब 0.8 हो गया। तो 4 नोटबुक है तो ये हो जाएगा 3.2 नोटबुक, और ये जो दिया हुआ है भाई 82 दिया हुआ है। अब इस तुम पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट अगर तुम हटाओगे भाई, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो दोनों तरफ तुम 10 से गुना करोगे, और अगर तुम दोनों तरफ 10 से गुना करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पर 820 हो जाएगा। ये हो गया। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं तुमको ऐसा लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है, कि तुमको लगेगा इतना आसान था ये। अब यहाँ पर देखो, कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन तो ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि तुम दोनों में से मल्टीप्लाई करके जो आंसर दिया है वहाँ तक भी पहुँच सकते हो, ठीक है? पहले यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। 1 पेन और 2 नोटबुक की कीमत हमें निकालनी है, मूल कीमत, स्टार्टिंग का कीमत। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 24p हो जाएगा, प्लस का 30 नोटबुक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, 6 त्रिक 18, 8, 1, 780 हो गया। अब मुझे बताओ, इनमें से इसको माइनस करो तो ये p हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 40 है, डायरेक्टली निकल गया। देखो यहाँ पर डायरेक्टली निकल गया, p प्लस 2n की वैल्यू जो 40 है, यहाँ से डायरेक्टली निकल गया भाई, कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पर डायरेक्टली, है ना? कुछ क्वेश्चन्स तो ऐसे होते हैं जिसको तुम ऐसे कर सकते हो, एक बार सोच करके देखना है कि क्या ऐसे हो सकता है क्या? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा भाई ₹40, ठीक है? आ रहा है समझ? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अगर देखोगे इस क्वेश्चन को ना, तो पूछा गया है, इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से 93 से कौन-सा डिविजिबल है? 93 से। सिंपल सा कोई नंबर होता है तो बड़े आसानी से तुम डिवाइड करके देख लेते हो। फिर 93 आ गया, 93 से कैसे चेक करें? अब समझो, ये जो 93 है ना, अब 93 को 31 मल्टीप्लाई में 3 भी लिखोगे। इसका मतलब ये है, जो 93 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखो, 3 से डिविजिबल कौन-सा है? और तुमको पता होगा 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर देखो, 3 से कौन-सा डिविजिबल है? ये हो जाएगा 9, 7, 16, 4, 20, और 6, 26, और 5, 31, और 8, 39, यानी कि 39, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, 8 से 14, 7, 21, 5, 26, 26, 5, 31, 8, 39, ये भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखो, 9, 5, 14, 1, 15, 6, 21, 5, 26, और ये 34, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखो, 6, 2, 8, तो 10, 8, 18, 18, 5, 23, और ये हो गया 31, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो, 3 से डिविजिबल ये भी है और ये भी है, और कोई एक ही ऑप्शन आंसर होगा। अगर ऐसा होता, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन 3 से डिविजिबल होता, तो बड़े आसानी से हम लगा लेते, तब तो मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड करता भी नहीं।
अब यहाँ पर देखो ऑप्शन क्लास हो रहा है, ऑप्शन क्लास हो रहा है तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अब क्या करेंगे? अब हमें 31 से चेक करना है, 31 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? दोनों में से 31 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? या तो तुम इसको डिवाइड करके देख लो, या तो तुमको पता होगा 31 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो तुम बना सकते हो। अब यहाँ पर 31 को जो है ना 10x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तुम लिखो। कैसे लिख सकते हो? 10 गुना में 3 प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो प्लस आएगा तो तुम जो यहाँ पर जो देखो प्लस आएगा तो तुमको माइनस करना है, और माइनस आएगा तो तुमको प्लस करना है। अब यहाँ पर देखो तुमको करना क्या है, ये रूल क्या बनेगा? रूल ये बनेगा कि यूनिट डिजिट को तुम 3 से गुना करोगे और बाकी में से माइनस करोगे। अब इन दोनों में से एक का चेक कर लेते हैं। मान लो इनमें इनको चेक करना है या इनको चेक करना है। दूसरा ले लो, दूसरा को चेक कर लेते हैं। देखो 855, यहाँ लिख लेते हैं 855 786, इसको चेक करते हैं। अगर ये डिविजिबल हो गया तो ये आंसर होगा, नहीं हुआ तो ये आंसर होगा। अब हमें करना क्या है? यूनिट डिजिट को 3 से गुना करना है, रिमेनिंग से माइनस करना है। अब इसको यहाँ से हटा दो, 3 से गुना करो और माइनस करो, इसमें से 3 से गुना करो, कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 में से 8 गया 0, और 7 में से 1 गया 6, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब क्या करो देखो, अब 0 को तुम गुना करोगे, अब माइनस करोगे, बात एक ही हुआ। अब यहाँ पर 0 को भी हटा दो। अब 6 को 3 से गुना करोगे, 6 को 3 से गुना करोगे, यहाँ 6 था भाई तो हमने 6 हटा दिया। 6 को 3 से गुना करोगे तो 18, इसको माइनस करो। अब यहाँ पर देखो 8 7 15 हो गया, और ये 4 में से 1 गया 3, और ये 8 हो गया, 837 हो गया। अब तुमको क्या करना है? 7 को 3 से गुना करा 21, 7 को 3 से गुना करोगे तो 21 हो गया, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, और 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पर ये देखना क्या 62 31 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे हाँ सर 62 तो 31 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 31 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तुम किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो तुम बना सकते हो खुद से, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से बना सकते हो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया तुमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। अब इसका साइड्स देखो 189 है, 48 है, और 195 है। ये इसका साइड्स दिया हुआ है और इसका एरिया तुमको निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब समझना मेरी बात को, ये सब 3-3 से डिविजिबल है, और 3 से तुम इसको काटोगे तो जो रिमेनिंग होगा वो तुम देखोगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है तो तुमको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ लेग्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को हटा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 189। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से काटोगे तो 24 हो जाएगा, और ये जो है ये देखोगे तुम तो ये जो है 9 से डिविजिबल है। ये जो 189 जो है 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये भी देखना है जो 9 से डिविजिबल होगा, देखो यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, देखो 24 आया, मैं लिख देता हूँ 189 आया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये जो देख रहे हो ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 4 9 9, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये 9 से नहीं है, 5 4 9 3, ये भी 9 से ये 9 से डिविजिबल है, और ये भी 9 से डिविजिबल है। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा ये देखना है। अब यहाँ पर देखो कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर होगा। इसका मतलब ओड नंबर तो आ ही नहीं सकता, इवन होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई 4536, इसका आंसर हो जाएगा 4536, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ कि इनमें से किससे डिविजिबल है, इनमें से किससे डिविजिबल है, ये नंबर दिया हुआ है, तुम्हें पता करना है इनमें से किससे डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखो एक बात तुमको ध्यान देना है, 117 99 102 और 108 है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं 99 की बात करूं तो 99 का अगर तुम देखोगे, मैं यहाँ पर एक बार
इसको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर 99 की तुम बात करोगे तो ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल हो और 11 दोनों से डिविजिबल हो तो वो संख्या 99 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पे देखो क्या 9 से डिविजिबल है ये? 8 3 11 1 12, 12 9 21 और 21 9 30 और 36, 36। इसके डिजिट का जो सम आया वो 36 आया। क्या 36 9 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे हाँ है। तो यहाँ देखो ये 11 से डिविजिबल है और तुमको पता होना चाहिए कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। ओड प्लेसेस पे जो ओड प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड करो। 8 1 9 9 18, 18 हो गया और इसको ऐड करो 9 6 15 3 18। इनका डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो, तो ये भी 11 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये 99 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर इसका आंसर तो आ गया 99। 99 का डिविजिबिलिटी रूल भी है, ठीक है? ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो तुम। अगर नंबर दिया हुआ है कि कोई भी नंबर 99 से डिविजिबल है, तो कैसे देखोगे? तुमको कुछ नहीं करना है, 2-2 डिजिट का पेयर बनाना है। 2-2 डिजिट का पेयर बनाना है और अगर पेयर बनाओगे तो इन सब का जो सम होगा, सबको ऐड करना है और उसका सम अगर 99 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 99 से डिविजिबल होगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो अगर तुम 2-2 का पेयर बनाते हो, तो 69 हो गया, 91 हो गया और 38। इन सबको ऐड करोगे तो 9 1 10 18 का 8 है ना? 1 1 6 1 7 9 7 16 17 18 19 19 हो गया। क्या ये 99 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे हाँ, ये 99 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 99 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 और 9 का भी चेक कर सकते हो। 99 का डायरेक्टली तो 99 का डायरेक्टली तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ इन सब का तुमको एलसीएम निकालना 5, 155 और 83 का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर देखो अगर तुम एलसीएम निकालते हो कैसे निकालोगे? कुछ एज्यूम कर लो 155 एज्यूम कर लिया हमने एलसीएम। क्या ये 155 5 से कैंसिल हो रहा है? इसका मतलब 5 इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पर तो क्या 83 से ये 155 जो है 83 से कैंसिल हो रहा है? तो तुम कहोगे 83 तो प्राइम नंबर है। तो 155 को 83 से मल्टीप्लाई करना है ना? और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि या तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या आंसर आता है, या तो इसका लास्ट 2 डिजिट ही निकाल लो। देखो लास्ट 2 डिजिट ही मल्टीप्लाई करके निकालो। देखो 155 को 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको लास्ट 2 डिजिट ही निकालना है। 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 116 6 हो गया यहाँ पे। 8 पंचे 40 0 हो गया यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसका 65 हो जाएगा। तो अगर लास्ट 2 डिजिट 65 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12,865। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है? तुम समझ भी रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एवरेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हो तुम। इस तरह का क्वेश्चन तब जनरली आता था जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था। बीच-बीच में एक आध बार आया है, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था उस टाइम का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है? चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो एक छात्रावास है जिसमें 80 स्टूडेंट हैं और नए प्रवेशों के कारण, नए एंट्री के कारण 30 नए स्टूडेंट जो है वो मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का जो डेली एक्सपेंडिचर है वो 260 से बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत यानी कि पर व्यक्ति जो एवरेज है वो 10 से कम हो जाता है। तो पूछा जा रहा है मेस का मूल दैनिक व्यय स्टार्टिंग का जो था वो क्या था? यानी कि मैं इसको व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ द मेस, है ना? नियरेस्ट टेंस के में तुमको निकालना है, ठीक है? अब समझो मेरी बात को ध्यान से। 80 स्टूडेंट्स हैं, 30 नए स्टूडेंट इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है? तो डेली जो एक्सपेंडिचर है वो 260 बढ़ रहा है, यानी कि डेली एक्सपेंडिचर 260 बढ़ रहा है और जो एवरेज है ना, एवरेज 10 से कम हो रहा है। अच्छा ये बताओ एवरेज 10 से पहले जितना खर्च हो रहा था, अब 10 से एवरेज कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि जो नया आया होगा, है ना? वो नया आया होगा, वो ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए इसका एवरेज कम हो गया होगा। तो देखो
10 से कम हुआ, इसका मतलब ये है कि 80 मल्टीप्लाई में 10, और इसको तुम करोगे क्या, कितना से डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे, तो ये जो आ जाएगा भाई, ये न्यू एवरेज आ जाएगा तुम्हारा। ये जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो न्यू एवरेज आ जाएगा जब 10 कम हुआ तब का एवरेज। अब यहाँ पर देखो 8 2 1 0 क्या हो जाएगा भाई, 1060 हो गया, अपॉन में 30 करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 0.3, ये आ गया, है ना। ये 10 कम होने का बाद एवरेज है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में एवरेज क्या होगा, 45 पॉइंट में 33, 45 पॉइंट में 33। करा मेष का मूल दैनिक व्यय क्या था, मूल दैनिक व्यय का मतलब एवरेज तो 45.33 है, उसको 80 से मल्टीप्लाई करो, 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना को, 45.33, कर लो, 8 3 24, 8 3 24 एक, 8 3 8 3 जा 24, 8 3 24 25 26 6 हो गया, 2 8 5 40, 2 42, 2 4 832, 4 36, ये हो गया 362, ये हो जाएगा भाई 362.64, और एक ये जीरो भी है, तो इस कारण से ये यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कि 36 ये आ गया भाई, 3626.4 आ गया, है ना, 3626.4 आ गया, और उसको 10 का नजदीक लेना है तो क्या होगा भाई, देखो 3630 इसका आंसर हो जाएगा, 3630 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। इसे अगर तुम कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो मैं एक लाइन में बता दूं यहाँ पे, पहले कुछ उसका एवरेज होगा, पहले जो कुछ इसका एवरेज होगा वो कितना होगा, मान लेते हो एवरेज अगर x होगा, तो इसका जो टोटल खर्च होगा वो कितना होगा, 18x, 80x, प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 260 बढ़ जाता है तो प्लस का 260, अपॉन में देखो कितना है, पहले 80 और अब कितना हो गया 30, यानी कि 110 से इसे डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा, और एवरेज क्या है, पहले से 10 कम है, तो पहले से 10 कम होगा, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना अभी हमने निकाला है, 45.33, ऐसे ऐसे भी इनको, इन क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक धनराशि है जिसको 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, यानी कि 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे होगा, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 24%, 6% दर से रेट से 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब ये हुआ, ये जाएगा 18% हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, इसका इंटरेस्ट 18% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि इससे 360 अधिक है, ये जो है, ये जो है इससे कितना अधिक, 360 अधिक है, तो परसेंटेज में कितना अधिक है, परसेंटेज में कितना है, 6 अधिक है, यानी कि 6% की वैल्यू बाई 360 हो गया, तो 1% की वैल्यू तुमको पता ही है, 60 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6000 हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, और देख लो, अब यहाँ पर प्रोपोर्शन से तुमको पता होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रोपोर्शन के काइंड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, जो x है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो x और y में इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पहला इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज। ठीक है, उसी रेशियो में, जिस रेशियो की बात कर रहा है, कह रहा है कि y बराबर 6 व्हेन x बराबर 4, जब x का मान 4 होता है तो y का मान 6 होता है। अब x बराबर क्या होगा भाई, भाई तुम क्या करो, यहाँ पर k को कांस्टेंट वैल्यू रख लो, तो k मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1/y, k मान लेते हैं कांस्टेंट, है ना। समझो इस बात को, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, जैसे मान कर चलो, मान लेते हैं 60 मैन जो है किसी काम को 60 डेज में करते हैं, अगर मैं इसको आधा कर दूं 30 मैन, तो एक डे कितना हो जाएगा, 120 डे हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात,
अगर इसको आधा कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 120 डेज़ हो जाएगा। इसको भी आधा कर लूँ, 15 मैंने कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 डेज़ हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है? ये जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब तुम यहाँ पर तुम देखोगे कि 60 और यहाँ पर देखोगे 60 है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 360 होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 3600 3600 हो जाएगा। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 3600 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये भी 3600 हो जाएगा, है ना? 15 को 240 से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा सेम होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये के यही है 3600 3600 3600 ये के है ना? इसका मतलब जो के होगा वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा भाई। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो कितना है ये? एक्स का मान 4 है तो ये 6 है। तो के जो हो जाएगा भाई ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और अगर के 24 हुआ तो तुम यहाँ देख सकते हो, पूछा जा रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब वाई 32, वाई जो है वो 32 है। तो के बराबर तुमको पता है कि एक्स वाई होगा, है ना? और ये के जो है वो 24 है, और एक्स का मान निकालना भाई, और वाई का मान दिया हुआ 32। ठीक है, तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 6 चौके 24, 6 से 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 24, 2 तिया 6, 2 चौके 8। यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो गया भाई वो 3/4 हो गया। जो एक्स का मान हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल है उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, वही कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक शर्ट का जो लिस्ट प्राइस है वो 1200 रुपये दिया हुआ है। कितना है? एक शर्ट का लिस्ट प्राइस कितना है? 1200 रुपया है। और एक दुकानदार जो है लिस्ट प्राइस पे 5% डिस्काउंट देता है, फिर 15% डिस्काउंट देता है। तो जो कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से कितना रुपये कम है? जो सेलिंग प्राइस है वो लिस्ट प्राइस से कितना कम है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट कितना है। 1200 का अगर 5% तुम डिस्काउंट निकालोगे तो 10% होता है 120। 10% निकालते हो तो क्या करते हो, है ना? डेसिमल को इधर कर तो एक तो 120 हो गया 10%, यानी कि 5% का मतलब 60 हो गया। तो यहाँ से डिस्काउंट तो 60 हो गया। अब इसमें से 60 हटाओगे तो ये हो जाएगा भाई 1140। और इसका तुम कितना निकालोगे भाई? 15% निकालोगे। इसका तुम 15% निकाल लो, और 15% निकालोगे तो बड़ी आसानी से तुम निकाल पाओगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। 57 को 3 से गुना करो, 5 तिया 15, 150, 7 तिया 21, 150 हो गया और 21, 171। और 60 पहले से है, तो ये 1 हो गया, 7 से 13, 3 हो गया, 2। इसका हो जाएगा भाई, जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो 231। यानी कि इन दोनों का जो गैप होगा, है ना, वो डिस्काउंट ही तो है। और यहाँ पर डिस्काउंट का जो अमाउंट हो जाएगा 231 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात को समझ भी पाए हो, तुमको अच्छा भी लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना, ठीक है? कोई सजेशन हो तो सजेशन लिखो, ठीक है? तुम चाहते हो कुछ मैं स्टार्ट करूँ नया सीरीज़, तो मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस बैच है वो मैं स्टार्ट करने ही वाला हूँ, ठीक है? अगर कुछ नया भी तुम चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? ताकि चीज़ों को मैं भी समझ पाऊँ कि तुम्हारी डिमांड क्या है, उसके अनुसार से मैं भी काम कर पाऊँ। धन्यवाद।